जय हिंद दोस्तों। लोअर पीसीएस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये छठवीं क्लास है। पिछली 5 क्लासें हैं, आपने अच्छे से देख ली होगी, समझ में आई होगी, आपने नोट्स भी उसका ले करके प्रिंट आउट करा लिया होगा। नहीं कराया होगा तो इस क्लास का भी नोट्स आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ आप क्लास अच्छे से समझ लो, देख लो। देखिए, हम लोगों ने 5 क्लासें कंप्लीट करी हैं। 5 क्लासें कंप्लीट करने के बाद ये छठवीं क्लास है। ये सारे टॉपिक हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। हम देखो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको सबसे पहले करा रहे हैं, जैसे अंतरिक्ष, रक्षा, ऊर्जा, नैनो, सूक्ष्म, जैविकी, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो इसको हम पहले करा रहे हैं। तो देखिए, अंतरिक्ष वाले टॉपिक से पहले हम आप लोगों को बताएंगे रक्षा प्रौद्योगिकी। क्यों? क्योंकि जब आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ोगे उसमें कुछ ऐसे टर्मोलॉजी हैं जो रक्षा प्रौद्योगिकी में पहले पढ़ा देंगे, जैसे इनकॉस्पर की स्थापना, डीआरडीओ, इसरो की स्थापना। ठीक है, ये जब आप यहाँ पे अच्छे से आप इनको क्लियर चीज़ें हो जाएंगी तब हम आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी। तो आज हमारा टॉपिक है रक्षा प्रौद्योगिकी, तो इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जब वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए क्लास को हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले रक्षा प्रौद्योगिकी की जब बात आती है तो एक संस्था आती है जो सबसे ज्यादा चर्चित रहती है। आपने सिलेबस तो ऊपर नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब एक संस्था आती है जिसको कहा जाता है इनकॉस्पर। ठीक, इनकॉस्पर, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ये इसका अर्थ होता है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। इस संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु कर्नाटक में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। इसको पुनर्गठन किया गया 15 अगस्त 1969 को। इसे पुनर्गठित करके इसका नया नाम रखा गया इसरो। बात आपके समझ में आई होगी। जब इसकी स्थापना करी गई तब इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। 1962 में इसकी स्थापना करी गई। बाद में इसको 1969 15 अगस्त के दिन इसको पुनर्गठित किया गया, इसका नाम बदला गया, इसको दोबारा से फिर से डिजाइन करा गया, तब इसका नाम रखा गया इसरो। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इसरो की जो संकल्पना है, इसरो जो बनाया गया वो कहाँ से बनाया गया। तो इनकॉस्पर से ही इसरो को गठित किया गया। मुख्य कार्य इसके थे कि अंतरिक्ष अनुसंधान का समन्वय, बुनियादी ढांचे का विकास, अंतरिक्ष कार्यक्रम की रूपरेखा और तकनीकी को बढ़ावा देना इसका मुख्य काम था। तो अब आपके यहाँ तक दिमाग में बात आ गई कि इसरो की स्थापना जो है वो हो चुकी है। कब? 1969 में। क्यों? क्योंकि इनकॉस्पर को ही इसरो बाद में बनाया गया था पुनर्गठित करके। देखो, जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपको करवा रहे हैं, बस ईमानदारी से बस आप ये जो डाटा है इसको आप तैयार कर लेना। चलिए, यहाँ तक समझा। अब हम लोग इसरो के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसरो, आपने देखा कि इसरो की संकल्पना कहाँ से आई। अब इसरो के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हम आपको संस्थाएं सबसे पहले आपको बता देंगे इसमें। तो वो संस्थाएं दोनों में काम करेंगे, चाहे रक्षा प्रौद्योगिकी हो या आपकी स्पेस प्रौद्योगिकी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो। ठीक है, तो ये जो संस्थाएं हैं, इसरो है, बार्क है, इसके बाद डीआरडीओ है, इनकॉस्पर है। ठीक है, तो इन संस्थाओं के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसरो आप देख रहे हैं, तो इसरो क्या है, स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। किसकी संकल्पना? तो इनकॉस्पर का ही नाम बदल के रखा गया था इसरो। मुख्यालय बेंगलुरु, हेडक्वार्टर कर्नाटक में है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई बने थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में डॉक्टर वी नारायणन। ये 14 जनवरी 2025 को बनाए गए थे। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई और अंतरिक्ष विभाग की भी स्थापना 1972 में की गई थी। इसरो के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो इसके होता है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय विज्ञान में सहयोग, यानी अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना और उनको वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देना इसरो का मुख्य कार्य है। तो आई होप आपने इसरो के बारे में इतनी बेसिक चीजें समझी। इनकॉस्पर के बारे में समझा, उसके बाद इसरो के बारे में। देखो, हम चीज़ें सीरियल से ही करवा रहे हैं। ठीक है, अब जब इसरो को हम लोग देखते हैं, ये हमने हालांकि पीडीएफ में लगवा दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये वो टाइम लाइन है जो आपको इसरो की पूरी स्टोरी को बयां करता है।
1969 में जब इसकी स्थापना इसरो की हुई, फिर 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई, फिर 75 में क्या हुआ इसरो में, तो आर्यभट्ट इसका पहला जो था भारत का पहला उपग्रह उसको प्रक्षेपित किया गया। 1979 SLV-3 ये भारत का जो पहला सफल परीक्षण किया गया था SLV-3 को। फिर 1994 में क्या किया गया, PSLV का पहला परीक्षण किया गया। फिर 1999 में क्या किया, GSLV का पहला परीक्षण किया गया। 2008 में चंद्रयान जो भारत का पहला चंद्र मिशन था उसको लॉन्च किया गया 2008 में। 2013 में क्या किया गया, तो मंगलयान चालू किया गया। 2017 में तो PSLV-C 37 के 104 उपग्रहों के साथ इसको प्रक्षेपित किया गया था। 2019 में क्या किया गया, तो चंद्रयान 2 आया। फिर 2023 में आदित्य L1 यानी चंद्रमा के जो दक्षिण ध्रुव पे जो सफल लैंडिंग हुई थी वो 2023 में। 2024 में क्या हुआ, तो गगनयान मिशन की तैयारी की गई। 2025 में भविष्य को नए मिशन को भी उड़ान दी गई थी। तो ये सारे काम आप देख सकते हैं इसरो ने किए, चाहे वो आर्यभट्ट का छोड़ना हो, चंद्रयान हो, मंगल मिशन हो, चंद्रयान दूसरा हो, आदित्य मिशन हो, GSLV, PSLV, SLV-3, ये सारे मिशन इसरो ने कब कब किए हैं, ये एक चार्ट के थ्रू आप अच्छे से देख सकते हो। ये चार्ट एप्लीकेशन पे पूरा इसको डिस्क्राइब करके लगाया गया है, नोट्स में इसको हमने लगवा दिया है। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको नोट्स इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपके बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की जब बात करते हैं तो इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई। स्थान तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी के पास जो थुम्बा जगह पड़ती है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई। इसका मूल नाम था TERLS यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग पैड। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे HGS मूर्ति थे। वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर UP राजीव। ये 26 जून 2026 को बनाए गए हैं। तो अपडेट डाटा है आपके लिए, ठीक है। जो एप्लीकेशन में जो डाटा लग गया है तो वहाँ पे आप इसके अध्यक्ष को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मुख्य काम था, इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है ये, ठीक है। सैटेलाइट प्रेक्षण यान और साउंडिंग रॉकेटों को डिजाइन, विकास और निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है। तो आपने विक्रम साराभाई देखा, इसरो देखा, इनकॉस्पर देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। तो पहले आप बहुत अच्छे से समझ लो कि बैच में इतने सब्जेक्ट के सारे नोट्स प्रिंटेबल फॉर्म में लग गए हैं, ठीक है। आपको आपको हिंदी 10 नंबर की और DI 10 नंबर की, ये 2 सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। बाकी पूरी 80 नंबर की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगी। हम आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, GS रिव्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ से ये पूरी फाइल्स आपको डेमो के रूप में देखने को मिल जाएंगी। नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जानकारी भी मिल जाएगी, डेमो फाइल्स भी मिल जाएगी। आप कंटेंट देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप बैच को बाई कर सकते हैं। समय मत अगर आपको बाई करना है तो अभी कर लो, समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। आप इसको 1 महीना बाद करोगे तो उसका कोई लाभ ज़्यादा आप ले नहीं पाओगे। तो अभी से कर लो, सिर्फ आप अच्छे से नोट्स पढ़ो, रिवीजन करो, खूब प्रैक्टिस करो। यही बच्चे कर रहे हैं, लगातार प्रिंट आउट करा रहे हैं, प्रिंट आउट कराने के बाद अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं और जा करके क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं। तो बहुत अच्छे से कंटेंट को लिखा गया है, जिस तरीके से पढ़ाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कंटेंट लिखा गया है। तो आपको पूरी PDF बिल्कुल फोल्डर बने हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सतीश धवन केंद्र की बात करते हैं। जब हम लोग सतीश धवन केंद्र की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम है श्रीहरिकोटा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्थिति इसकी भी वही है, श्रीहरिकोटा में है। स्थापना 1 अक्टूबर 1971 को की गई। स्थान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में की गई। इसका मूल नाम था सार यानी श्रीहरिकोटा रेंज। बाद में इसका नाम रखा गया था श्रीहरिकोटा, या उसी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कह दिया जाता है। तो 5 सितंबर 2002 को इसका नाम बदला गया था, फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया था। तो जो नाम परिवर्तन की जो श्रृंखला है, जहाँ पे नाम बदला जा रहा हो, जिसको पुनर्गठित किया जा रहा हो, उसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना। ये आप फोटो भी देख सकते हो। इसका काम है यहाँ से रॉकेट और उपग्रहों को प्रेक्षित करना यानी लॉन्च करना, सतीश धवन केंद्र से ही होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बार्क के बारे में। बार्क संगठन क्या करता है, ये संस्था किस तरीके से भारत में रक्षा से लेकर के अंतरिक्ष स्पेस से लेकर के अन्य जगहों पे किस तरीके से वर्क करती है, तो समझने की ज़रूरत है। बार्क का फुल फॉर्म है
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1954 में की गई। संस्थापक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। हेडक्वार्टर इसका ट्राम्बे मुंबई में बना है। मूल नाम पहले परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसको क्या किया गया, 22 जनवरी 1967 को बार का इसका नाम किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम कब परिवर्तित किया गया, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये कार्य क्या करता है, तो देश में परमाणु ऊर्जा तकनीकों को डेवलप करना इसका मुख्य काम है। कृषि और खाद्य संस्करण से रिलेटेड नाभिकीय अनुसंधान, ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य चिकित्सा और जल अवशिष्ट अपरदन और पर्यावरण जैसे मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए नई नई खोजें और नई नई रिसर्च ये काम करते हैं। तो आई होप ये भी आप अच्छे से समझे होंगे। जितना जहाँ पे जरूरत उतना हम आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डीआरडीओ। डीआरडीओ का क्या मतलब है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई। कब की गई, 1958 में की गई। देखिए कंटेंट जैसे करा रहे हैं इस तरीके से आप लिखिएगा। यही कंटेंट आपको 2-2 1.5 घंटे की मैराथन क्लास में आपको मिलता है। हम चीज़ों को 20 से 30 मिनट में करवा देते हैं, ताकि हमें पता है कि आपका जो अमूल्य समय है वो बर्बाद ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें कम से कम समय पे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। आप वीडियो को शेयर करेंगे, आप हमारा सपोर्ट करेंगे, भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको पूरा इसी तरीके से चीज़ें कवर करेंगे, बेहतर कंटेंट के साथ चीज़ें लाएंगे। बस आपको वीडियो शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, मंत्रालय इसका रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। अच्छा, जब इसको डीआरडीओ को गठित किया गया तो ये 2 संस्थाओं के मिलने से बना था। एक संस्था थी रक्षा विज्ञान संगठन, जिसको डीएसओ कहा गया, और दूसरी संस्था थी तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय। इन दोनों को जब मिलाया गया तब हमारा बना डीआरडीओ। ये काम क्या करता है, तो ये रक्षा के क्षेत्र में काम करता है, आधुनिक रक्षा प्रणालियों को डेवलप करता है, रक्षा अनुसंधान करता है, प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना और अनुसंधान और नवाचार जैसी प्रणाली को ये डेवलप करता है। तो आई होप आपको डीआरडीओ भी समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। अभी हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या क्या देखा, हम लोगों ने इनस्कॉस्पर देखा, इसरो देखा, इसरो की पूरी एक टाइमलाइन देखी, फिर हम लोगों ने देखा विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र देखा, फिर हम लोगों ने देखा सतीश धवन केंद्र, फिर देखा बार्क के बारे में, फिर देखा डीआरडीओ के बारे में, फिर हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। महत्वपूर्ण फैक्ट में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो इसको देख लीजिएगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर उद्यमी रामचंद्र राव जी को कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष का विज्ञान का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत में रक्षा विज्ञान के जनक डॉक्टर डीएस कोठारी, जिन्होंने डीआरडीओ की नींव रखने में भूमिका निभाई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में होमी जहांगीर भाभा के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक तो हमारे बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ कि रक्षा के क्षेत्र में धीरे 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 क्या हुआ, सुधार होने लगे। अब भारत क्या करने लगा, इन संस्थाओं को गठित कर चुका था। अब उसने क्या किया कि एक अभी ये परमाणु परीक्षण पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से मिसाइलें उसने बनानी चालू करी, कौन सी संस्था गठित करी, जिसके बाद मिसाइल का कार्य भारत में संपन्न होने लगा। तो भारत में जब हम परमाणु परीक्षण की बात करते हैं तो 2 परमाणु परीक्षण हुए। एक हुआ 18 मई 1974, एक हुआ 11 मई 1998। जब 18 मई 1974 को हुआ तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, पीएम थे इंदिरा गांधी, ठीक है। दूसरा जब हुआ तब पोखरण सेकंड ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसका नाम रखा गया, और इसी को हम लोग पोखरण फर्स्ट कह देते हैं, जो स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है। और पोखरण सेकंड रहे वो जो 11 मई 1998 को हुआ। पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, नेतृत्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसका किया गया था। बाद में 2 और परीक्षण किए गए थे 13 मई को, ठीक है, फिर 11 मई को, इसीलिए प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है। ये परीक्षण थे, आपने देखा होगा एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आपको देख लेना है। अब देखिए, हमने आपसे कहा कि यहाँ से मिसाइलों का कार्यक्रम चालू होता है, ठीक है। जो संस्थाएं आपने पढ़ी वो तो संस्थाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक नई संस्था का डेवलपमेंट किया गया, विकास किया गया, जिसका नाम था IGMDP, यानी इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका काम मूल रूप से था कि मिसाइलों को डेवलप करना, मिसाइल प्रणालियों को विकसित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। यह डीआरडीओ ने इसकी स्थापना 1983 में करी।
ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। हमने आपको सीरियल से बताई हैं कि पहले इंस्कॉस्पर फिर इसरो, जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके से आप इसको याद करिएगा, ठीक है। अब क्या था, उद्देश्य इसका था कि भारत को मिसाइल तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाना। इसके तहत कुल 5 प्रकार की मिसाइलों को विकसित किया गया। अब इन 5 प्रकार की मिसाइलों को हम लोग पटना नाम से याद रखते हैं। पटना का मतलब है, पी का मतलब है पृथ्वी, ए का मतलब है अग्नि, टी का मतलब है त्रिशूल, एन का मतलब है नाग, ए का मतलब है आकाश। तो यही है वो पटना वर्ड जिससे हम लोग याद कर सकते हैं कि आईजीएमडीपी जो संस्था थी, इसके तहत जब मिसाइलों को डेवलप करना चालू किया गया तो 5 प्रकार की मिसाइलों को बनाया गया भारत में, जिसको हम पटना वर्ड से याद कर सकते हैं। अब ये जो 5 प्रकार की मिसाइलें थी, ये किस तरीके से वर्क करती थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो 5 प्रकार की मिसाइलें थी, पहली मिसाइल जो पृथ्वी हमने बताई, ये जमीन से जमीन पे मार करने वाली है। 40 से 250 किलोमीटर की इसकी क्षमता है मारक। त्रिशूल है, जमीन से हवा में मार करता है। आप सीधे से याद कर सकते हो, त्रिशूल हम लोग जमीन से ही तो हवा में फेंकते हैं, तो त्रिशूल का काम वही है। तो ये 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है 25 किलोमीटर तक। अग्नि मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करती है 700 से 8000 किलोमीटर तक। नाग मिसाइल टैंक रोधी मिसाइल, ये 4 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। आई होप यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आया होगा, डाटा आपके अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। हम लोग इसके आगे की जो स्टोरी है, इसके आगे का जो कंटेंट है, वो अगले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से करवाएंगे। बस आप लोग वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, और हम कंटेंट इसी तरीके से वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।